गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी का लास्ट वाला पार्ट, जिसके बाद रासायनिक बलगतिकी पूरा हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। उसके अंदर अपन समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, जैसे देखते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण के अंदर पहला है कि अवकलित वेग समीकरण के स्थान पर समाकलित वेग समीकरण प्राप्त की जाती हैं, जिसमें वेग नियतांक और अभिक्रिया की खोटी सरलता से ज्ञात की जा सकती हैं। इसमें क्या है कि अपने को अवकलित वेग समीकरण के स्थान पर समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसमें वेग नियतांक और अभिक्रिया की खोटी सरलता से ज्ञात की जा सकती है। तो पहला होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। पहले शून्य कोटि के लिए निकालेंगे, फिर प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे, फिर द्वितीय कोटि के लिए निकालेंगे, उसी प्रकार अपन निकालेंगे। तो पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। अभिक्रिया यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो समीकरण जैसे आर रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, तो ये अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की। तो यहाँ पर n बराबर 0, मतलब उत्पाद माइनस रिएक्टेंट, तो एक एक है, तो एक में से एक गया तो 0, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अपने पढ़ा था कि अपन यहाँ पे देखेंगे कि क्या अपन ने पढ़ा था कि अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जैसे अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निकालते हैं, आर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो n बराबर 0 आ गया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया आ गई। क्यों? n का मान कैसे निकाला, P एक है, R एक है, प्रोडक्ट एक है, तो एक में से एक गया तो बराबर 0। उसी प्रकार रिएक्टेंट की नेगेटिव के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर रस समीकरण में तो गुणांक का भाग देते हैं और इसका मान एक में एक का बाद गए, तो -d/dt। ये तात्क्षणिक वेग वाला उसको d से लिखते हैं और बाकी को औसत को डेल से लिखते हैं, बराबर k और r की पावर n के रूप में -dr/dt। वही जो वेग स्थिरांक वाला जो फॉर्मूला था, औसत वेग वगैरह निकाला था, उसी से वेग नियतांक निकाला था अपन ने, उसी से यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल जाएगा। अब यहाँ पर n का मान 0 है, तो k r की पावर 0, किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1, तो -dr/dt इसका बराबर k। यदि dt इधर जाएगा तो -dr बराबर k dt, और अथवा इसको dr बराबर -k dt भी लिख सकते हैं। यदि इसको माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, तो dr बराबर -k dt इसको लिख सकते हैं। दोनों तरफ ये अवकलित वेग समीकरण आ गई, dr बराबर -k dt अवकलित वेग समीकरण आ गई। अब यदि इसका समाकलन करते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर, तो प्रारंभिक r0, t समय पर rt, उधर 0 से t तक dr r0 rt, माइनस बाहर आ जाएगा साइन k dt 0 से t समय तक। यदि माना यदि समय t बराबर 0 पर अभिकारक r0 तथा समय t बराबर t पर अभिकारक rt है, तो r इधर r0 rt माइनस के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, नियतांक t 0 से t तक। तो इसमें क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो rt माइनस r0 के माइनस के इधर t माइनस 0, तो इधर आ जाएगा rt माइनस r0 बराबर -k t, इधर गुणा होगा तो t आ जाएगा और इधर प्लस, तो कोई मतलब वाली बात नहीं, इसको गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो r0 इधर जाएगा तो प्लस में r0 और -kt, तो -kt प्लस r0, यह आ जाएगा समाकलित वेग समीकरण आ जाएगा, rt बराबर -kt प्लस r0। अब इस समीकरण को मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं, किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ बनाने के लिए इसको तुलना करता हूँ मैं, rt को y से कर देता हूँ और kt को mx से, और यहाँ पर r0 इसकी तुलना कर देता हूँ मैं। इस समीकरण से तुलना करता हूँ y बराबर mx प्लस c। तो अब देखना यहाँ पर इधर t टाइम के सापेक्ष ग्राफ खींच रहा हूँ मैं, टाइम के सापेक्ष, और इधर rt। अब देखना यहाँ पर इसका मान क्या है, स्लोप का मान नेगेटिव। यदि इसका मान यहाँ पर r0 हो जाएगा, इसका मान नेगेटिव है, तो नीचे आएगा करो, तो नीचे आ गया करो, तो यहाँ पर rt और टाइम के सापेक्ष ग्राफ खींच गया।
तो आर जीरो हो गया, यहाँ पर आर जीरो है तो आर जीरो इसका ये, अरे ये नीचे खींचता हूँ तो एम बराबर क्या हो गया माइनस के इधर हो गया, टी इधर आ गया, आर टी इधर आ गया और आर जीरो इधर आ गया। अब ये क्या हो गया, ये के एम बराबर के माइनस के, ये इसका मान हो गया। अब अपने से क्वेश्चन पूछता है, अभी तो नहीं पूछता पर स्लोप क्या होता है इसका, अंतखंड क्या होता है इसका, ढाल क्या होता है इसका, ये अदरवाइज अपने से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो नहीं पूछते पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछते हैं। आपके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है तो एम बराबर माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के यहाँ पर दे रखा है ये टी और आर टी के बीच में ग्राफ खींच रहा है, और आर जीरो, ये आर जीरो इसके बीच की वो आर जीरो हो गया अंतखंड, ढाल हो गया माइनस के, अंतखंड हो गया आर जीरो। अब इसके बाद में देखते हैं अपन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं। माना अभिक्रिया रेक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्यों यहाँ प्रोडक्ट दो बनेंगे और रेक्टेंट एक बनेगा, दो में से एक है तो एक आएगा, तो एन बराबर 1 आ जाएगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। माइनस डी आर बटा डी टी, वही के आर एन औसत वेग वाला वही निकालते वेग की, और एन का मान 1 लिखते हैं तो 1 आ जाएगा इसका मान, तो के आर आ जाएगा यहाँ पर, इधर आर इधर आ जाएगा तो के इधर आ जाएगा के डी टी, तो डी आर बटा आर के डी टी इसका आ जाएगा। दोनों ओर समाकलन करने पर वही आर जीरो आर टी डी आर बटा आर माइनस के डी टी जीरो टी। यदि माना समय टी बराबर जीरो पर अभिकारक आर जीरो, समय टी पर बराबर टी पर अभिकारक आर टी है, तो इसका मान क्या आ जाएगा। यदि मैं इसको समाकलित के साइन को तो यहाँ पर लॉग लेता हूँ मैं, एल एन आर तो आर जीरो आर टी माइनस के टी आएगा तो जीरो और टी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला आता है, एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो बराबर के टी माइनस जीरो, तो एल एन आर टी बराबर इधर आ जाएगा माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। ये समाकलित वेग समीकरण आ गई। अरे अवकलित वेग समीकरण थे अपने पास, डी आर बटा आर बराबर माइनस के डी टी, इसकी समाकलन वेग समीकरण आ गई, एल एन आर टी बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। इसकी तुलना करते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आता है वही एल एन आर टी, यहाँ पर वाई एक्स पर एक्स एक्स पर टाइम रखा है मैंने, एल एन आर जीरो ये अंतखंड है इसका, और स्लोप एम बराबर माइनस के इसका स्लोप आ गया। उसी प्रकार घट रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मान घटेगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ गई। उसी प्रकार यहाँ पर इसका अर्धायु हुआ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु क्या होता है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्धायु कहलाता है। इसे टी आप द्वारा प्रदर्शित करते हैं या टी 50% द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक या रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्धायु कहलाता है। इसे टी आप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर टी आप हो तो आर टी बराबर आर जीरो बटा टू। यहाँ पर आर जीरो क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, शून्य कोटि के अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य कोटि हेतु शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु कैसे निकालते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया आई थी अपने पास आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो, ये समाकलित तो एक समीकरण आया था। तो टी बराबर टी आप और आर टी बराबर आर जीरो बटा टू लिखते हैं अपन, तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास अर्धायु निकल जाएगी। तो यहाँ पर आर नोट बटा टू माइनस के टी आप प्लस आर जीरो, के टी आप इधर आ जाएगा आर माइनस आर जीरो बटा टू, तो आर जीरो बटा टू, के टी आप तो टी आप बराबर आर जीरो बटा टू के, टी आप बराबर के आर जीरो बटा टू के, ये आ जाएगा अर्धायु काल शून्य कोटि की अभिक्रिया की। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या आई थी, एल एन आर टी बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई बराबर एल एन एक्स बटा वाई, के टी इधर आ जाए के टी प्लस, तो एल एन आर जीरो माइनस एल एन आर टी, तो यहाँ पर के टी आ जाएगा एल एन आर जीरो बटा आर टी। तो यदि के का इधर आएगा तो 1 के एल एन आर जीरो बटा आर टी। अब देखना इसका, यहाँ पर मैं इसकी अर्धायु काल निकालता हूँ अब इसकी, तो टी बराबर टी आप आर टी बराबर आर जीरो बटा टू, तो टी आप हो गया यहाँ पर ए 1 के एल एन आर जीरो या आर टी बराबर आर जीरो बटा टू लिखते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, आर जीरो से आर जीरो कट गया तो 1/2 बच गया, 1/2 का मतलब 0.5, टू ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा इसका एल एन टू,
ये यदि 2 बच गया यहाँ पर तो 2 ऊपर जाएगा, तो log 2 का मान कितना होता है 2.303 log 2। अब ln 2 को मैं log में बदलता हूँ तो क्या होता है 2.303 log 2। अब log 2 का मान कितना होता है, अब log 2 तो टी आप बराबर ln 2 के, ln 2 को पहले log में बदल दो, तो log में बदलते हैं तो इसको 2.303 से गुणा करते हैं तो ये log में बदल गया। अब टी आप बराबर 2.303 log 2, log 2 का मान कितना होता है 0.3010 log 2 का मान होता है, बटा क्या आ जाएगा इसमें, तो 303 इंटू 0.3010 बटा के, वो जीरो का कोई महत्व नहीं है पॉइंट 2 के बाद में, तो जीरो नहीं लिखा मैंने, तो टी आप बराबर 0.693 के। अब अपने देखा था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालते, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर जैसे मैं निकालता हूँ तो इसका मान क्या होता है, यहाँ पर log 2 है, log 2 का मान होता है 0.3010 इसका मान होता है, तो यहाँ पर 3010 लिख दिया। अब टी आप का मान क्या होगा, टी आप बराबर 0.693 बटा के, ये इसका मान आ गया। उसी प्रकार अपन इसके आगे निकालते हैं जैसे कि दोनों व्यंजकों से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर करती है तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर नहीं करती। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जो शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल के प्रारंभिक सांद्रता R0 के समानुपाती होती है। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन कि तुम एक चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर कि क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब टी आप समानुपाती हैं किसके R0 के, टी आप समानुपाती शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो आपने पढ़ी थी, ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वह R0 के समानुपाती नहीं होता, वो R0 के समानुपाती नहीं होता, तो टी आप समानुपाती R0 यह नहीं होता। क्या नहीं होता, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर ये नहीं होता। अब देखना छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, पेसुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पी साइलेंट होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकर्मक तो 2 होते हैं परंतु अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता से प्रभावित होती है, उसे ही पेसुडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे एस्टर का जलापटन, तो अभिकारक तो 2 हो गया, एक तो एस्टर है CH3COO C2H5, और जल पर इसकी H+ आयन एसिड के बेस एसिड के अंदर इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो एक तो अम्ल बनता है और एक एल्कोहल बनता है। तो अभिकारक तो 2 है पर ओनली ये जल एक्सिस के अंदर मिलाया हुआ है तो ओनली एस्टर पे डिपेंड करती है, तो इसको बोलते हैं पेसुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे मैं देखता हूँ यहाँ पर कि T बराबर 0 पर 0.01 मोल ले रखा है, इसके 10 मोल ले लिया तो इसके 0 मोल T पर 0 मोल ले लिया मैंने इसका, और इसका 9.9 मोल ले लिया, इसका 0.01 मोल ले लिया, इसको 0.01 मोल ले लिया। तो इसका वेग रस समीकरण में थे, इसका वेग समीकरण क्या होता है, वेग समानुपाती एस्टर बटा जल तो के डैश, यदि समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर के बाहर आ जाएगा, मतलब इसको जो वेग नियतांक दे रखा है ये आ जाएगा। यदि इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः सिद्ध होता है कि H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता। अतः यह कहना है कि अभिक्रिया में जब जल आद्यगय में होता है तो H2O को ईथर या कांस्टेंट माना जा सकता है। वेग समीकरण इस प्रकार है, तो H2O को क्या होता है K डैश H2O को मैं K मान सकता हूँ, तो वेग बराबर K डैश H2O को K लिख दो, तो वेग बराबर K CH3COO C2H5, मतलब जल की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उसको एक्सिस में लेते हैं
तो इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। अतः वेग बराबर के CH3COO C2H5, तो ये ओनली एस्टर पर डिपेंड करता है, न कि उस पर। इसको पेस्टो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी संकरण ऊर्जा क्या होती है? संकरण ऊर्जा पढ़ो पहले, संकरण ऊर्जा के बाद में तुम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले संकरण ऊर्जा पढ़ लो, संकरण ऊर्जा के बाद में अपना इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। अब संकरण ऊर्जा क्या होती है कि आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्कर या संघट्ट से होती है। संकरण ऊर्जा क्या होती है? आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों या संघट्टों, मतलब संघट्टों को बोलते टक्कर से होती हैं। अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है, तत्पश्चात उत्पाद में बदल जाता है। इसे H2 + I2 मिल के बनेगी 2HI। इस अभिक्रिया में H2 का एक अणु I2 के एक अणु से संगठन कर एक कम अस्थायी मध्यवर्ती HI संकुल बनाता है। यह संकुल बहुत कम समय तक स्थायी रहता है और टूटकर उत्पाद में बदल जाता है। अभिकारक मध्यवर्ती और उत्पाद में बन जाता है। उसी प्रकार HI H2 और I2 अभिकारक के मध्यवर्ती बनेगा ये और उत्पाद बन जाएगा HI 2HI। अभिकारक में मध्यवर्ती के निर्माण की आवश्यकता ऊर्जा को संकरण ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संकरण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे मध्यवर्ती बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, EA से प्रदर्शित करते हैं। अब डायग्राम द्वारा समझना। इसमें दो अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। ये उस ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशन के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक को मध्यवर्ती बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी या संकरण ऊर्जा कहते हैं। उत्पाद ज़्यादा है, अभिकारक कम है, तो ΔH का मान नेगेटिव आएगा, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार ऊर्जा और अभिक्रिया के निर्देशन के बीच में अभिकारक ज़्यादा है और उत्पाद कम है, तो अभिकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा को संकरण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसमें उत्पाद माइनस अभिकारक, तो अभिकारक माइनस उत्पाद, तो इसके अंदर ΔH का मान क्या होता है? पॉजिटिव आता है। किसमें? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर। तो उत्पाद कम होता है, अभिकारक ज़्यादा होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत क्या होता है? अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होना है तो इनके अणुओं के मध्य टक्कर संघटन आवश्यक है। इस आधार पर मैक्स ट्राउटस एवं विलियम लुईस ने संघटनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। दोनों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु को ठोस गोलों के रूप में माना गया है। संघटन आवर्ती या ZAB क्या होता है? संघटन आवर्ती को Z से शो करते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति आयतन में प्रति सेकंड टक्कर या संघटन को ही संघटन आवर्ती कहते हैं। K बराबर ZAB E माइनस EA/RT। तो इसमें K को क्या होता है? K को बोलते हैं वेग स्थिरांक, ZAB को बोलते हैं संघटन आवर्ती, EA को बोलते हैं संकरण ऊर्जा, T को बोलते हैं ताप, R को बोलते हैं गैस नियतांक। परंतु जटिल अणुओं में से यह मान्य नहीं है कि क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, अप्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता। परंतु जटिल अणुओं में यह मान्य नहीं है क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, अतः अप्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता। जटिल टक्करों के अंदर में यह मान्य नहीं है क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, तो अप्रभावी टक्करों में उत्पाद का निर्माण हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए समीकरण 1 में संशोधित कर इसको बोलते हैं त्रिविम कारक या प्रायिकता गुणांक रो बराबर K बराबर रो ZAB E माइनस EA/RT। इसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं प्रायिकता गुणांक या त्रिविम कारक। तो अपन कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्जाम्पल। एक ऑर्गेनिक एग्जाम्पल अपने पास जिसको बोलते हैं ये अपने पास EN2 अभिक्रिया, एक इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये, कि इसके अंदर यदि CH3CH2Cl में यदि OH नेगेटिव की अभिक्रिया कराऊंगा तो ये अप्रभावी होती है, पर CH3CH2Cl में OH नेगेटिव को यदि पश्चात आक्रमण करता हूँ, यदि आगे से आक्रमण कराता हूँ तो अभिक्रिया अप्रभावी, यदि पश्चात बैक साइड आक्रमण कराता हूँ तो ये अभिक्रिया क्या होती है? प्रभावी हो जाती है और OH जुड़ जाता है और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपने पास EN2 अभिक्रिया बोलते हैं इसको। अभिक्रिया वेग
को ताप पर अभिक्रिया वेग की ताप पर अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए। अभिक्रिया वेग की ताप पर अभिक्रिया कराने के लिए अपने को क्या चाहिए, जिसे देखते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। यह पाया गया है कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग लगभग 2 गुना हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ही 2 गुना हो जाता है। आर्यभट्ट ने वेग नियतांक के और परम ताप T के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार ताप में वृद्धि से वेग स्थिरांक में चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है। संबंध इस प्रकार है, k बराबर a e माइनस ई अपॉन आर टी। तो ए क्या होता है, पूर्व चरघातांकी गुणांक या आवर्ती गुणांक। ई ए क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा, जिससे जूल बटा मोल में मापते हैं सक्रियण ऊर्जा को। आर बराबर गैस नियतांक, जिसका मान होता है 8.314 जूल के -1 मोल -1। टी परम ताप केल्विन में होता है। दोनों ओर प्राकृतिक लघु गुणक लेने पर तो के बराबर ए ई की पावर ई ए बटा आर टी। तो एल एन लेते हैं, एल एन ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। एल एन के बराबर एल एन ए प्लस एल एन ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पर देखते हैं एल एन के बराबर एल एन ए प्लस ई ए अपॉन आर टी आगे आ जाएगा, एल एन ई इधर आ जाएगा। तो एल एन एक्स वाई का क्या होता है, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। तो एल एन एक्स की पावर एल एन, यहाँ पर देखना आप कि एल एन एक्स की पावर वाई है बराबर के, तो वाई आगे आ जाएगा, एल एन एक्स इधर आ जाएगा। तो एल एन ई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एल एन के बराबर एल एन ए प्लस माइनस ई ए बटा आर टी एल एन ई। तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटा आर टी, एल एन ई का मान 1 हो जाएगा। तो टी बराबर टी वन, के बराबर के वन। तो एल एन के वन बराबर के एल एन ए माइनस ई ए बटा आर टी वन। तो टी बराबर 2, के बराबर के 2। तो एल एन के 2 बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटा आर टी 2। समीकरण 3। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर एल एन के 2 माइनस एल एन के 1 बराबर माइनस ई ए बटा आर टी 2 प्लस ई ए बटा आर टी 1। अब इसमें से कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा एल एन के 2 बटा के 1 बराबर ई ए बटा आर को माना जाएगा। तो 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 बटा टी 2। तो एल एन को लॉग में बदलते हैं, 2.303 लॉग के 2 बटा के 1 माइनस तो यहाँ पर निकल ही गया इधर, तो ई ए बटा आर 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी 2। एल एन एक्स बराबर होता है 2.303 लॉग एक्स। तो लॉग के 2 बटा के 1 बराबर की ई ए बटा 2.303 आर 1 बटा टी 1 माइनस 1 बटा टी 2। तो यहाँ पर के 2 के 1 टी 2 टी 1 के मान ज्ञात होने पर ई ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। इनका मान ज्ञात है के 2 के 1 टी 1 टी 2 के, तो अपने पास ई ए एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। उसी प्रकार मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र क्या होता है। वोल्टेज मान या वोल्ट मान और मैक्सवेल ने सांख्यिकीय का प्रयोग कर अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य ग्राफ बनाया। अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के संगत होता है। यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित होता है, वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है, राइट साइड फैल जाता है। यदि वक्र क्या होता है, वक्र के ताप में वृद्धि करते हैं, यदि ताप में वृद्धि करते हैं तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित होता है और वक्र दाहिनी ओर राइट साइड की ओर फैल जाता है। वक्र से स्पष्ट होता है कि अणु का अंश जितनी ऊर्जा ई ए से अधिक है टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग टी तापमान पर मान दुगुना, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग दुगुना प्राप्त होता है। तापमान दुगुना से वेग भी दुगुना प्राप्त हो रहा है। इसी कि अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा ई ए से अधिक टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग टी तापमान पर मान से दुगुना प्राप्त होता है। तापमान टी तापमान से टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दुगुना प्राप्त होता है, प्लस टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग दुगुना प्राप्त होता है। इस पर वेग भी दुगुना और तापमान भी दुगुना प्राप्त होता है। अब इसका ग्राफ देखना ये कि अणुओं का अंश 0
और अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब इसको पहले एक तो ऊपर लेता हूँ मैं और एक इसके नीचे। तो यहाँ पर यदि इस पे क्या होता है ये वाला और इस पे ये वाला, तो ये दोनों शीर्ष हो गया और इसका तापमान है। तो शीर्ष पर तापमान बढ़ाएंगे तो शीर्ष की ओर यदि उस तापमान बढ़ाएंगे तो शीर्ष की ओर जाएगा और ये दाईं ओर राइट साइड की ओर खिसक जाएगा। तो इसका तापमान कितना है, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यहाँ पर कम है। तो शीर्ष तापमान हो गया। तो इसका मान अणु की ऊर्जा 0 और ए, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा बोलते हैं इसको, और ये गतिज ऊर्जा है। तो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अणु की अतिरिक्त अंश जिनकी ऊर्जा ई से अधिक है, ई एक्टिवेशन एनर्जी से इसकी अधिक ऊर्जा हो गई। T+ तापमान पर अणु का अंश ई से अधिक ऊर्जा हो गई यहाँ पर, इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो अभिक्रिया का उत्प्रेरक पर प्रभाव। उत्प्रेरक क्या होता है, अब पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जो अभिक्रिया के अंदर तो भाग नहीं लेता पर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, सक्रियण ऊर्जा ए को कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के लिए एक अन्य रास्ता वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, भाई इससे नहीं हो तो उससे हो जाए, और सक्रियण ऊर्जा ए को कम कर देता है। उस प्रकार देखना इसका एक डायग्राम है कि ऊर्जा और जीरो और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में आर अभिकारक में उत्पादित है। तो उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया पथ यह है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ यह है। तो एक अलग पथ प्रदान हो गया। इसके लिए EA1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट और एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड वाली कम है। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर मैंने बोला था कि इसकी सक्रियण ऊर्जा भी कम हो जाती है, तो कम हो गई तो अभिक्रिया। तो EA1 उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, EA2 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर सक्रियण ऊर्जा। तो आपने देखा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर सक्रियण ऊर्जा कम होती है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसी के साथ अपन ने इस वाले पार्ट के अंदर जो अपन आज केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी का कुछ पार्ट पढ़ रहे थे कि समाकलित वेग समीकरण, जो शून्य कोटि की समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल जो कि सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता, वह देखा अपन ने। उसके बाद अपन ने जो प्रथम कोटि का दोनों का ग्राफ देखा। उसके बाद अपन ने देखा कि छंदम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा का ग्राफ कैसे बनता है। उसके बाद आपने ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी का ग्राफ देखा। रासायनिक टक्कर सिद्धांत देखा अपन ने। संघटन आवृत्ति क्या होती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। प्रभावी बैक साइड अटैक क्या होता है, और अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भरता क्या होती है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग पर संकीर्ण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र देखा कि कैसे निकलता है मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र। उसके बाद अपन ने कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ता है, वो देखा अपन ने। उसी के साथ आज केमिकल काइनेटिक्स का ये वाला पार्ट खत्म होता है। इसी के साथ आज अपने पास अपने केमिस्ट्री का 3 चैप्टर पूरे हो गए। फर्स्ट वाला चैप्टर है ठोस अवस्था पूरा हो गया, सेकंड वाला विलेन खत्म हो गया, और जो थर्ड एक 12वीं क्लास की बुक्स के अंदर 4th नंबर का चैप्टर है, और अपने तीसरे नंबर पर लिखा है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, ये भी आज पूरा हुआ है। अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब आप जो प्री बोर्ड का पेपर है, आप पिछले साल वाले आए हैं और आप अपने आगे वाले एग्जाम के अंदर आएंगे, इनमें से इनके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। इन जो मैंने नोट्स बनाए और जो मैंने पढ़ाया आपको, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, और कोई दिक्कत आए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आप ये दिक्कत आ रही है हमारे को, तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।